हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपने देखा होगा और इस चैप्टर का नाम ही सम बेसिक कंसेप्ट्स है। तो इसमें हम कुछ ऐसे कंसेप्ट देखते हैं जो कि थ्रू आउट आवर लाइफ जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो कहीं पे भी यूज़ हो जाएंगे। बाकी इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा एग्जाम में नहीं रहती है, 3 से 4 नंबर की वेटेज होती है, तो इस पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 से 4 या 5 नंबर, इससे ज़्यादा की वेटेज इसकी नहीं होती है। तो आपको इससे ज़्यादा इस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस चैप्टर में आपने बस जो मैं बताऊंगा वही क्वेश्चंस करने हैं, जो फॉर्मूले बताऊंगा वो याद कर लेने हैं, जिससे आगे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कैसे आपको इस चैप्टर को करना है। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस पर बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये चैप्टर ही ऐसा है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर घुसना नहीं है। आप क्वेश्चन में घुसोगे तो इसमें क्वेश्चन थोड़े टफ भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बस। बाकी एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन ईजी रहता है। तो सबसे पहले हमको जो टॉपिक करना है प्रीफिक्सेस यूज्ड इन साई सिस्टम करना है। प्रीफिक्सेस आप लोग जानते होंगे, जैसे आपने देखा होगा 10 की पावर -1 के लिए हम डेसी यूज़ करते हैं, 10 की पावर -2 के लिए हम लोग सेंटी यूज़ करते हैं। इस तरीके से डेसी सेंटी मिली माइक्रो एंड ऑल होता है। तो आपको 10 की पावर -15 तक का पता होना चाहिए टू 10 की पावर +15, इतना आपको पता होना चाहिए। 10 की पावर -15 से +15 तक किसको क्या कहते हैं और किसका क्या सिंबल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए किस तरीके से करना है। और ये एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको प्रीफिक्सेस से, बट ये जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना, उसमें आपको सपोज बोल दिया कि नैनोमीटर है, कोई वैल्यू नैनोमीटर में दे रखी है, वो वैल्यू नैनोमीटर में आपको पुट नहीं करनी होती, वैल्यू पुट करनी होती है आपको मीटर में, ऐसा यूनिट में पुट करनी होती है। तो आपको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो आना चाहिए ना। हाँ, तो अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बीच में अटक जाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बाकी इससे नहीं मिलेगा आपको, और ज़्यादा मुश्किल नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है ये। 2 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं है इधर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने को पूछेगा आपसे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपको आना चाहिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के 3-4, बस वो आप रूल सीख लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक अगेन नहीं है, 10 मिनट में कवर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 31, ये कर लेंगे, टॉपिक खत्म। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में आपको घबराना नहीं है, बच्चे पता नहीं घबरा जाते हैं क्यों। आपको हमेशा ध्यान रखना है बस, एक मोल इज़ अ नंबर, जैसे एक डजन इज़ अ नंबर होता है ना, कोई भी चीज़ आप डजन लेने जाओ 12 आएगी। जैसे आप एक डजन बनाना लेके आओ 12 आएंगे, एक डजन चॉकलेट लेके आओ 12 ही आएंगी। अगेन वैसे ही जैसे आप एक डजन इलेक्ट्रॉन लेने जाओ तब भी 12 आएंगे, एक डजन एटम लेने जाओ 12 आएंगे, वैसे ही एक मोल इज ऑल्सो अ नंबर। एक मोल में कितने आर्टिकल्स आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल आएंगे बस। ये हो गया आपका मोल, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस नंबर को हम एक नंबर नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na से डिनोट कर देते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए बस, तो आप एक मोल बनाना लेने जाओ, एक मोल चॉकलेट लेने जाओ, एक मोल चाहे इलेक्ट्रॉन लेके आओ, चाहे एटम लेके आओ, कुछ भी लाओ, एक मोल का मतलब आप एक मोल सुनते ही दिमाग में आना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बस बस आपको मोल कंसेप्ट में फॉर्मूला याद रखना है। मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर ये मासेस दिए हुए हैं तो इससे निकाल सकते हो। अगेन दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस, तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22.4 लीटर। बस नंबर ऑफ मोल्स का आपको एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे आप अप्लाई करके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे। पार्टिकल का मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन, जो भी बोलेगा आप उससे रिप्लेस कर दीजिएगा। पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। बस ये आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोल कंसेप्ट आपका खत्म हो गया। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इस चैप्टर में आई थिंक 45 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिला के। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा 25 ओनली, 20 क्वेश्चन कम कर दिए बिल्कुल सीधे सीधे। ठीक है गाइस, तो आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेंगे, इसको करके जाएंगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है बस, चैप्टर में बेसिक चैप्टर है ये,
ज़्यादा टाइम आपको और चैप्टर्स में देना है। नेक्स्ट है हाँ एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में। एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला के रूल्स होते हैं, निकालने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आपको एम्पिरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला का स्टेप्स याद होना चाहिए। बस स्टेप्स में बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता। हमको सबसे पहले जो भी परसेंटेज दिया होता है, परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फिर जितने भी मोल्स आते हैं उन सबको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू से। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। बस जितने भी मोल्स आए आपके उनको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं, बस आपका आ गया। इसके बाद जो आपका फॉर्मूला आता है वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। फिर अगर एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मॉलिकुलर फार्मूला आ जाता है बस। और n कैसे निकलता है? n निकलता है हमारा मॉलिकुलर फार्मूला मास हमको पता हो और एम्पेरिकल फार्मूला मास, इधर से आपका n निकल जाएगा। n निकाल के n से मल्टीप्लाई करोगे, हो गया आंसर। इसके बाद इसके 2-3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा गाइस, इसको करके जाइए। कोई डाउट क्वेश्चन नहीं होता है, कोई आपको डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मुझसे पूछिए, मैं सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 और 34 एग्जाम्पल एक्सरसाइज के, ये 2-3 क्वेश्चन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टोशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रीजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्वेश्चन के आने के चांसेस यहीं से ज़्यादा है। एक मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट फिगर, एक मैंने बताया एम्पेरिकल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये चैप्टर में टॉपिक तो 2-3 ही आने वाले, बट मैं आपको कुछ टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ 2-3, जैसे मैंने आपको मोल कंसेप्ट बताया, प्रीफिक्सेस बताया, वो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने के कम चांसेस है। बट ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपके किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में लग जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, कितने मोल्स होते हैं, कैसे होते हैं, ये ऐसे टॉपिक है, इसलिए इनको हम लीव नहीं कर सकते, हमको पता होना चाहिए, वरना ये आगे दिक्कत करते हैं हमको, आगे फंस जाएंगे हम क्वेश्चन में। स्टोशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रीजेंट, हाँ स्टोशियोमेट्री आपको आनी चाहिए भाई। स्टोशियोमेट्री में हम कितना मास रिएक्टेंट का लगा तो कितना प्रोडक्ट का बना, और लिमिटिंग रीजेंट हमको पता ही है, जो पहले ख़त्म हो जाता है रिएक्शन में, जो रिएक्शन में ख़त्म हो जाता है वही हमारा क्या क्या होता है, लिमिटिंग रीजेंट। और प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है? हमेशा लिमिटिंग रीजेंट। कितना प्रोडक्ट बनेगा इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रीजेंट। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल नहीं छोड़ना है स्टोशियोमेट्री को। स्टोशियोमेट्री के 4-5 क्वेश्चंस भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन स्टोशियोमेट्री। और इसमें 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताए हैं, 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में बताए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा गाइज, हो जाएगा इससे। हाँ नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। ये कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भाई मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इनके, और कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले याद करके चाहिए, एग्जाम में हो जाएगा क्वेश्चन आपका। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद ppm पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन। इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद एक होता है आपका मोलैरिटी और एक होता है मोलैलिटी। ये 6-7 टर्म्स हैं आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स, ये आपको पता होनी चाहिए, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बस हो गया आपका काम, इतना अगर आपने पढ़ लिया इसके अंदर कुछ नहीं बचा। फिर इसमें एक फार्मूला वो डाइल्यूशन वाला होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में पढ़ते हैं हम। और m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3, ये 2 फॉर्मूले होते हैं बस। ये अगर आपको आ गए तो आपका काम हो गया। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं आपका 6, 7, 8। एग्जाम्पल 6 ईजी है, 7 ईजी है, सारे ईजी हैं। बस एक एग्जाम्पल नंबर 8 में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 8। ये 29 भी में भी आपको टफ लग सकता है, अगर आप ढंग से करेंगे तो 29 और 8 ये थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, आप बनाएंगे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बताइएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा कैसे करना है। बाकी सब ईजी है इस चैप्टर में, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, हो सके तो जल्दी से जल्दी कवर अप करना है इस चैप्टर को। और बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक ही आइडिया होना चाहिए हमको इसका, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 घंटे मोर देन एनफ है, 2 घंटे में आपका ये चैप्टर हो जाएगा अगर आप इतना जितना मैंने बताया इतना कर लेते हो तो। ओके थैंक यू गाइस, ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।